किसान रहता था। उसका नाम था रघुवीर। रघुवीर के पास ज्यादा जमीन तो नहीं थी, लेकिन एक छोटा सा खेत और एक टूटा फूटा घर था। लेकिन उसके पास मेहनत करने का जज्बा और ईमानदारी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और उसका बेटा मोहन रहते थे। गांव में सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन रघुवीर खेत में जाने की तैयारी कर रहा था। अरे आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो बहुत अंधेरा है। इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ी देर बाद चले जाना। अरे सीता, आज खेत में पानी देना है। अगर आज पानी नहीं दिया तो फिर फसल सूख जाएगी। पर आप कल भी तो दिन भर खेत में ही थे ना। आज थोड़ा आराम कर लो, जब सूरज निकल जाएगा तब चले जाना। सिर्फ आराम करने से पेट नहीं भरता सीता, मेहनत करनी ही पड़ती है। अगर पानी के बिना फसल बर्बाद हुआ तो पूरे साल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। रघुवीर की बात सुनकर सीता चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ साफ दिखती है। बाबा, आज आप इतनी सुबह सुबह फिर से खेत में जा रहे हो क्या? हाँ मोहन बेटा, लेकिन तू सो जा, तुझे तो स्कूल भी जाना है ना। बाबा, जब मैं आपकी तरह बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं भी आपकी मदद करूंगा। फिर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस तू पढ़ लिख ले बेटा, मेरे लिए तो यही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। रघुवीर खेत की ओर निकल जाता है। जब रघुवीर अपने खेत में पहुंचता है तो वह देखता है कि खेत में चारों तरफ सूखी मिट्टी और कमजोर फसल है, लेकिन उसकी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। हे भगवान, इस बार अच्छी फसल हो जाए बस। मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगता, बस ये मेरा खेत हरा भरा हो जाए। तभी गांव का अमीर जमींदार लालचंद वहां आता है। अरे रघुवीर, तू अभी तक मेहनत कर रहा है। आखिर तू और कितना कमाएगा इस छोटे से खेत से? जितना भगवान देगा सिर्फ उतना ही काफी है मालिक। बस मेरे परिवार का पेट भर सके, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तू मेरी बात मान ले तो ये जमीन मुझे बेच दे और आराम की जिंदगी जी। मैं तुझे इतने पैसे दे दूंगा कि तू जीवन भर आराम से बैठकर खा सके। नहीं नहीं मालिक, ये जमीन ही तो मेरे बाप दादा की आखिरी निशानी है। मैं इसे कभी नहीं बेच सकता। इसी खेत और इसकी मिट्टी से उनकी यादें जुड़ी हैं। तेरे बाप दादा तो चले गए, तू उनकी यादों को कब तक संभालेगा? क्या तू भी उनकी तरह गरीब ही रहना चाहता है? क्या तेरा मन नहीं करता अमीर बनने का? मन तो मेरा भी करता है कि मैं अमीर आदमी बन जाऊं, लेकिन खेत बेच कर नहीं, सिर्फ अपनी मेहनत से। ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ कि तू अमीर कैसे बनता है। लालचंद वहाँ से गुस्से में चला जाता है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। शाम को रघुवीर खेत से घर लौटता है। सीता उसके लिए पानी लाती है। आज आप फिर से थक गए ना? मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आज आराम कर लीजिए, कल से खेत में जाइएगा, लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं। थकान तो है, लेकिन थकान से ज्यादा तो चिंता है कि अगर इस बार अच्छी फसल नहीं हुई तो घर कैसे चलेगा सीता। आप बस अपने मेहनत पर भरोसा रखिए। फसल होगा या नहीं ये तो ऊपर वाला जाने, इंसान के हाथ में सिर्फ मेहनत करना होता है। अगले दिन रघुवीर को पता चलता है कि उसकी खेत की नहर बंद कर दी गई है। अरे रघुवीर भाई, मैंने सुना कि तुम्हारे खेत की नहर किसी ने बंद कर दिया है। क्या? अब ये किसने किया? मैंने तो सुना है कि ये सब लालचंद सेठ ने ही करवाया है। लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो तुमसे जलता है। तुम्हारे पास इतना खेत और इतना जमीन जायदाद है, ये सब देखकर उसे तुमसे जलन होती है। रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तो ऐसे ही पानी की इतनी कमी है और ऊपर से ये नई मुसीबत। भगवान ही जाने अब क्या होगा। उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत सूखती हुई दिखाई दे रही थी। नहर पूरी तरह बंद थी, पानी का नामो निशान नहीं था। हे भगवान, ना जाने अब क्या होगा। अगर 2 दिन में फसल को पानी नहीं मिला तो सारी फसल खत्म हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी मोहन दौड़ता हुआ वहाँ आता है। अरे क्या हुआ मोहन बेटा, तुम इतना भाग कर क्यों आ रहे हो? बाबा, मैंने सुना कि नहर बंद हो गई है। ये बात सच है क्या? हाँ बेटा, ये बात सच तो है। लेकिन ये सब किया किसने है? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि ये सेठ लालचंद का काम है। पता नहीं भगवान भी हमेशा गरीब आदमी को ही दुख क्यों देते हैं। चिंता मत कीजिए बाबा, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। हम ऐसे ही हार तो नहीं मान सकते ना। रघुवीर अपने छोटे से बेटे की बात सुनकर चौंक जाता है। अरे बेटा, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास ना तो पैसा है और ना ही कोई सहारा, बस है तो एक छोटी सी उम्मीद। बाबा, अगर नहर बंद है तो क्या हम खुद से पानी नहीं ला सकते हैं? लेकिन वो कैसे होगा बेटा?
वो गांव के पुराने कुएं से वहाँ अभी भी पानी तो है ना? रघुवीर कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। हाँ बेटा, गांव में कुआं तो है, लेकिन वो बहुत दूर है। वहाँ से रोज रोज पानी लाना इतना आसान नहीं होगा। दूर है तो क्या हुआ बाबा, हम दोनों मिलकर वहाँ से पानी लाएंगे। इसमें मैं भी आपकी मदद करूँगा। शाम को घर में गंभीर माहौल था। दोनों बाप बेटे की बात सुनने के बाद सीता उनसे कहती है, तुम दोनों एकदम पागल हो गए हो क्या? इतने दूर से पानी लाना, वो भी रोज रोज, ये कैसे मुमकिन है? माँ, अगर हमने कोशिश ही नहीं की तो हम हार कैसे मान सकते हैं? लेकिन बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो और ये काम बहुत मुश्किल है। ये तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा। अगर मैं अभी से जिम्मेदारी नहीं लूंगा तो बड़ा होकर क्या करूँगा? हमें कोशिश तो करनी ही होगी, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप एक बात याद रखना कि खेत में काम करते वक्त अपना और मोहन दोनों का ख्याल रखना। अगले दिन सुबह रघुवीर और मोहन दोनों घड़े लेकर कुएं की तरफ निकल पड़ते हैं। सूरज चढ़ रहा था, रास्ता लंबा था, लेकिन हिम्मत उससे भी बड़ी। बाबा, ये रास्ता इतना लंबा क्यों लगता है? जब मन कमजोर हो तो हर रास्ता लंबा लगता है, और जब इरादा मजबूत हो तो वही रास्ता छोटा लगने लगता है। अच्छा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए बाबा? हमें अपने इरादे को मजबूत रखना चाहिए, जिससे हर रास्ता छोटा लगे। बातें करते करते दोनों बाप बेटे कुएं तक पहुंचते हैं और बाल्टी में पानी भरते हैं और फिर वापस चल पड़ते हैं। दूर से लालचंद यह सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक चालाकी वाली मुस्कान थी। तुमने देखा, ये मूर्ख अभी भी हार नहीं मान रहा। इसे लग रहा है कि बाल्टी में पानी भर के ले जाने से इसकी खेत में फसल होगा। अरे मालिक, ये तो रोज रोज ऐसे ही मेहनत करता है। इसे लगता है कि ऐसे ही रोज रोज मेहनत करने से इसका खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा। फिर तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि ये खुद ही हार मान जाए और ये सब छोड़ दे। रात को मोहन बहुत थक चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बाबा, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन मेहनत करके अच्छा भी लग रहा है। क्यों मोहन बेटा? क्योंकि आज मैंने आपकी मदद की और मेहनत करने से मन में अलग ही खुशी होती है। बेटा, मेहनत की चमक होती ही ऐसी है। इंसान कितना भी थका हुआ होता है, पर उसका चेहरा हमेशा खिला ही रहता है। हाँ बाबा, बिल्कुल सही कहा आपने। अब से हम ऐसे ही मेहनत करेंगे और सूखी रोटी खाएंगे। रघुवीर अपने बेटे की ये बातें सुनकर मन ही मन खुश हो जाता है। धीरे धीरे रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। अगले दिन अचानक मौसम बदलने लगता है। तेज हवा, काले बादल, ऐसा लगता है कि एक नया संकट आने वाला है। मुझे तो लगता है कि तूफान आने वाला है। बाहर पूरे आसमान में सिर्फ काले बादल ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सीता, कल तो आसमान एकदम साफ था। ये अचानक इतना खराब मौसम कैसे हो गया? मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हे भगवान, अब और क्या क्या परीक्षा लोगे इस गरीब आदमी का। आसमान में काले बादल छा चुके थे, तेज हवा चलने लगी थी, पेड़ झुकने लगे थे। रघुवीर अपने खेत के बीच खड़ा था, जैसे अपनी मेहनत को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद अगर ये तूफान सब कुछ बर्बाद कर देगा तो मैं अपने परिवार को क्या जवाब दूंगा? मैं तो पहले ही हर दिन संघर्ष कर रहा हूँ, अब और कितनी परीक्षा बाकी है। तभी मोहन दौड़ता हुआ खेत की तरफ आता है। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अरे मोहन बेटा, तुम इतनी जल्दबाजी में दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? आप घर चलिए, माँ बहुत परेशान हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये तूफान अब और तेज होता जा रहा है। अगर आप यहीं खड़े रहे तो आपको कुछ हो भी सकता है। बेटा, मैं जानता हूँ तू सही कह रहा है, लेकिन ये फसल ही हमारा सब कुछ है। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँ तो ऐसा लगेगा जैसे मैं अपनी मेहनत से हार मान गया। घर पर सीता बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। हर हवा का झोंका उसे और बेचैन कर रहा था। हे भगवान, मेरे पति और बेटे को सुरक्षित घर लौटा दो। मुझे फसल नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा परिवार चाहिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? तभी दरवाजा खुलता है। रघुवीर और मोहन अंदर आते हैं। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। तुम दोनों को अपनी जान की कोई परवाह है या नहीं? इतनी तेज आंधी में भी खेत में खड़े थे। अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? सीता, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन कभी कभी इंसान को अपने कर्तव्य के लिए डर से आगे बढ़ना पड़ता है। मैं बस यही सोच रहा था कि शायद मैं कुछ बचा पाऊँ। हर समय सिर्फ कर्तव्य को ही नहीं देखना चाहिए, कभी कभी अपनी जान और अपने परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए। अरे सीता, तुम भी बेकार की चिंता करती रहती हो। किसान अगर आंधी और तूफान से डर जाएगा तो उसकी फसल कैसे बढ़ेगी? और अगर फसल नहीं हुई तो घर कैसे चलेगा? आपकी बात भी सही है, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा?
ये आपने कभी सोचा है? अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो, जल्दी से गर्मा गर्म खाना लगाओ, बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं आप दोनों के लिए खाना लाती हूँ। दोनों बाप बेटे खाना खाने लगते हैं। तभी उधर लालचंद अपने बड़े से घर में आराम से बैठा था। बाहर तूफान था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। लगता है कि ये तूफान मेरे लिए वरदान साबित होगा। अब रघुवीर की बची खुची फसल भी खत्म हो जाएगी और तब वो मजबूर होकर खुद मेरे पास आएगा और काम मांगेगा। अगर वो फिर भी नहीं माना तो मुझे तो वो बहुत जिद्दी लगता है और अपनी जमीन से बहुत प्यार करता है। हर इंसान की एक कमजोरी होती है और उसकी कमजोरी है उसका परिवार। जब भूख सामने आती है तो बड़े बड़े इरादे भी टूट जाते हैं। अगली सुबह तूफान थम चुका था, लेकिन उसके निशान हर जगह दिखाई दे रहे थे। रघुवीर धीरे धीरे खेत की तरफ बढ़ता है। उसके कदम भारी थे। हे भगवान, बस थोड़ा सा ही सही, कुछ तो बचा लेना। मैंने पूरी मेहनत की है, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जब वो खेत तक पहुंचता है तो वह देखता है कि कुछ हिस्सा तो बर्बाद हो चुका था, लेकिन पूरी फसल नहीं हुई थी। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ। ये बचे हुए फसल देखकर अभी भी उम्मीद बाकी है। अभी भी मैं हार नहीं मानूंगा। तभी मोहन भी वहाँ पहुँच जाता है। बाबा, मैंने कहा था ना, अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर बचेगा। अब हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि जो बचा है उसे संभाल सके। तू बिल्कुल सही कह रहा है मोहन बेटा। अब ये सिर्फ मेरी ही नहीं, ये अब हमारी लड़ाई है और हम इसे मिलकर जीतेंगे। उस दिन से रघुवीर और मोहन और भी ज्यादा मेहनत करने लगे। हर दिन कुएं से पानी लाना, खेत संभालना और उम्मीद को जिंदा रखना ही उनका उद्देश्य बन गया था। तभी वहाँ पर सीता भी आ जाती है। अरे सीता, तुम यहाँ पर कैसे? मैं भी अब सिर्फ देखती नहीं रहूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ खेत में काम करूंगी, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारे पूरे परिवार की लड़ाई है। लेकिन अगर सीता तुम यहाँ खेत में काम करोगी तो घर का काम कौन करेगा? और वैसे भी गांव के लोग अगर तुम्हें यहाँ काम करते हुए देखेंगे तो तरह तरह की बातें करेंगे। दुनिया मुझे क्या कहती है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस आप लोगों से मतलब है। क्या अपने घर, अपने पति और बच्चों के लिए खेत में काम करना कोई गुनाह है? अरे सीता, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब परिवार साथ खड़ा हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। कुछ दिन बीत चुके थे। रघुवीर और उसका परिवार दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन लगातार मेहनत के बावजूद हालात अभी भी आसान नहीं हुए थे। सुनो जी, हम सब पूरी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन खर्चे हैं कि दिन ब दिन और बढ़ते ही जा रहे हैं। घर में राशन भी कम होता जा रहा है। मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ, लेकिन अगर हम अभी हार मान लेंगे तो अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हमें बस थोड़ा और धैर्य रखना होगा। मुझे तो अब ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब आगे आने वाले समय में ये सब कुछ कैसे संभलेगा। तभी मोहन स्कूल से लौटता है। उसके चेहरे पर कुछ सोचने वाला भाव था। क्या हुआ मोहन बेटा, तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? स्कूल में कोई बात हो गई क्या? आज मास्टर जी ने कहा कि अगर कोई मेहनत के साथ समझदारी भी जोड़ दे तो मुश्किलें जल्दी हल हो सकती हैं। क्या हम भी कुछ अलग तरीका नहीं अपना सकते? तू क्या कहना चाहता है बेटा, जरा खुलकर बता, शायद तेरी बात में कोई नया रास्ता छिपा हो। मोहन अपने पिता रघुवीर को समझाने लगता है और कहता है, अगर हम कुएं से सीधे खेत तक एक छोटा सा नाला बना दें तो हमें बार बार पानी ढोकर नहीं लाना पड़ेगा। शुरू में तो मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन बाद में काम आसान हो जाएगा। लेकिन मोहन बेटा, इतना बड़ा काम हम 3 लोग मिलकर कैसे कर पाएंगे? और अगर बीच में कुछ गलत हो गया तो? अगर हम कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे सब हो जाएगा, क्योंकि हर काम शुरुआत में भारी और मुश्किल लगता है और बाद में आसान। और अगर हम डर कर बैठ गए तो कुछ भी नहीं बदलेगा। रघुवीर कुछ पल तक चुप रहता है, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। तू सच में बड़ा हो गया है मोहन बेटा, तेरी बात में दम तो है। हम सब मिलकर ये नाला बनाएंगे और जरूर बनाएंगे, चाहे जितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। अगले दिन रघुवीर और मोहन नाला बनाने के लिए खेत चले जाते हैं। जब रघुवीर और मोहन नाला बनाने का काम शुरू करते हैं, तभी लालचंद वहाँ पहुँच जाता है। अरे रघुवीर, अब तू किसान से मजदूर बन गया है क्या? इतनी मेहनत करके क्या हासिल कर लेगा? आखिर में आएगा तो मेरे पास ही। मालिक, मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता, और जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। तू अपनी जिद में अंधा हो गया है रघुवीर। मैं ये आखिरी बार तुझे कह रहा हूँ कि जमीन मुझे बेच दे और आराम से अपना जीवन जी, वरना तू बाद में बहुत पछताएगा। जी नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो मालिक। हम कभी नहीं पछताएंगे, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।
इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझे मत बता। मैंने दुनिया देखी है, तेरे जैसे कितने लोग आए और गए, और तू चला है मुझे ज्ञान देने। मैं भी देखता हूँ कि तेरी मेहनत आखिर कितनी रंग लाती है। इतना कह के लालचंद गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों में अब साफ गुस्सा था। कई दिन गुजरते हैं, धूप, थकान, भूख सब कुछ सहते हुए तीनों नाला बनाने में लगे रहते हैं। हाथों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं टूटती। आज शरीर तो बिल्कुल ही जवाब दे रहा है, लेकिन दिल कह रहा है कि बस थोड़ा और कोशिश करो, शायद हमारी मेहनत अब रंग लाने ही वाली है। थकान तो मुझे भी हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा शरीर टूट रहा हो, लेकिन फिर भी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। तुमने देखा ना लालचंद सेठ कैसे हमारा मजाक बना रहा था। क्या लालचंद सेठ सही कह रहे थे? क्या हमें अपनी जमीन उनको बेच देनी चाहिए? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी? सुनो सीता, जब इंसान हार के करीब होता है तभी जीत सबसे पास होती है। हमें बस इतना करना है कि कभी रुकना नहीं है। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद नाला लगभग तैयार हो चुका था। अब बस एक आखिरी हिस्सा बाकी था। अगर आज ये आखिरी हिस्सा पूरा हो गया तो कल से पानी अपने आप खेत तक आने लगेगा और फिर हमारी सबसे बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। इतने दिनों बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद अब हमारी मेहनत सच में रंग लाने वाली है। रघुवीर, सीता और मोहन अपने नाले के आखिरी हिस्से पर काम कर रहे थे। तभी दूर से लालचंद के आदमी लाठियां लेकर उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। बाबा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो लोग जिस तरह से हमारी तरफ आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कोई मदद करने नहीं बल्कि कुछ बिगाड़ने आ रहे हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। तू सही कह रहा है बेटा, लेकिन हम डर कर पीछे नहीं हट सकते। ये हमारी मेहनत है और हम इसे किसी के डर से छोड़ नहीं सकते। जो होगा देखा जाएगा। लालचंद के आदमी पास आते हैं और बिना कुछ कहे नाले के पास खड़े हो जाते हैं। सुनो रघुवीर, ये काम तुरंत बंद कर दो। मालिक का हुक्म है कि यहाँ कोई नाला नहीं बने। अगर तुमने ये काम जारी रखा तो हमें इसे तोड़ने में देर नहीं लगेगी। आप लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आती है क्या? किसी की मेहनत पर इतने लोग पानी फेरने आए हो। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग हमें धमकी दे रहे हो? हमको भी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारे मालिक ने हमें ये आदेश दिया है। हम तो बस वही करते हैं जो हमारे मालिक कहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी की सारी मेहनत बर्बाद कर दो, वो भी किसी दूसरे के कहने पर। क्या आप लोग इंसान नहीं हैं? आपका भी तो बीबी बच्चे होंगे। ये मीठी मीठी बातें करने से कोई मतलब नहीं है। हमें जो आदेश मिला है वो हम करके रहेंगे। तभी रघुवीर आगे बढ़कर उनके सामने खड़ा हो जाता है। ये जमीन मेरी है और इस पर मेहनत करना मेरा हक है। तुम लोग हमें डराकर हमारी मेहनत नहीं छीन सकते। हम ये काम बंद नहीं करेंगे। आदमी आपस में एक दूसरे को देखते हैं। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। लगता है कि रघुवीर तुम समझना ही नहीं चाहते हो। हम आखिरी बार कह रहे हैं, हट जाओ यहाँ से, वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी और उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर आप लोग सच में ताकतवर हैं, तो किसी की मेहनत को तोड़कर नहीं बल्कि उसे बचाकर दिखाइए। दूसरों को नुकसान पहुंचाना कोई बहादुरी नहीं होती है। बहुत बोलने लगा है। अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि मालिक के खिलाफ जाने का नतीजा क्या होता है। जैसे ही आदमी नाला तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी पीछे से आवाज आती है, रुको, कोई भी इस नाले को हाथ नहीं लगाएगा। ये सिर्फ रघुवीर की ही नहीं, ये अब पूरे गांव की मेहनत का सवाल बन चुका है। धीरे धीरे कई गांव वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। सबके चेहरे पर एकता और गुस्सा साफ दिख रहा था। हमने देखा है रघुवीर और उसके परिवार को यहाँ दिन रात मेहनत करते हुए। ये लोग किसी का हक नहीं छीन रहे, ये बस अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे साथ भी यही होगा, इसलिए हम सब इनके साथ खड़े हैं। लालचंद के आदमी घबराने लगते हैं। लगता है कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। यहाँ तो पूरा गांव इनके साथ खड़ा हो गया है। अगर गलती से भी बात बढ़ गई तो मुश्किल हो जाएगी। लालचंद के आदमी बिना कुछ किए वापस लौट जाते हैं। रघुवीर और उसका परिवार एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में राहत और गर्व दोनों थे। आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हम अकेले नहीं हैं। हाँ सीता, तुमने बिल्कुल सच कहा। आज पहली बार समझ में आया कि सच्चाई और मेहनत कभी अकेली नहीं रहती। अच्छे और सच्चे लोग खुद ब खुद साथ आ जाते हैं। जब पूरा गांव साथ खड़ा हो तो डर खुद ब खुद कम हो जाता है। मोहन भी आज बहुत खुश होता है। हाँ बाबा, अब मुझे भी पूरा यकीन हो गया है कि हमारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हम कभी हार नहीं मानेंगे।
अगले दिन पूरा परिवार और कुछ गांव वाले मिलकर नाले का आखिरी हिस्सा पूरा करते हैं और फिर वो पल आता है जिसका सबको इंतजार था। अब बस एक छोटा सा रास्ता खोलना है और पानी अपने आप खेत तक पहुंच जाएगा। तब जाकर ये हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। रघुवीर मिट्टी हटाता है और धीरे धीरे पानी बहना शुरू हो जाता है। अरे ये देखो, नाले से पानी आ रहा है। लगता है कि अब हमारी मेहनत सच में रंग लाई है। लगता है कि अब हमारी फसल जरूर बच जाएगी। हम जीत गए बाबा, हमने हार नहीं मानी और देखो आज हमें उसका फल मिल रहा है। रघुवीर की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, खुशी के थे। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारे विश्वास और हमारे परिवार की एकता का परिणाम है। आज मुझे सच में लग रहा है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। नाले में बहता पानी अब लगातार खेत तक पहुंच रहा था। सूखी मिट्टी अब धीरे धीरे नम होने लगी थी और फसल में फिर से जान आने लगी थी। इतने दिनों बाद दिल को थोड़ी शांति मिली है। जब अपनी आंखों से फसल को फिर से हरा होते देखता हूँ तो लगता है जैसे हमारी मेहनत ने सच में जीवन पा लिया हो। अब बस भगवान से यही दुआ है कि आगे भी सब ठीक चलता रहे। अब हालात पहले से बेहतर तो है, लेकिन हमें अभी भी संभल कर ही चलना होगा, क्योंकि मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, बस थोड़ी कम हुई हैं। उधर लालचंद को जब ये खबर मिलती है कि रघुवीर का खेत फिर से हरा भरा होने लगा है, तो उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो हर तरीका अपनाया, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माना। अब अगर उसकी फसल तैयार हो गई तो गांव में उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी और लोग मेरी बात मानना भी छोड़ देंगे। आप कहें तो मैं आपको एक बात कहूँ मालिक, शायद अब हमें भी ये बात स्वीकार कर ही लेनी चाहिए कि वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है और गांव वाले भी उसके साथ हैं। अगर हम उसके खिलाफ कुछ करते हैं तो पूरा गांव हमारा दुश्मन हो जाएगा। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। मैं इस गांव का जमींदार और सबसे अमीर आदमी हूँ। गांव वाले मुझसे डरते हैं, मैं गांव वालों से नहीं। लेकिन अब मुझे कुछ अलग सोचना होगा। शाम को मोहन अपने पिता के साथ खेत में बैठा था। हवा में ठंडक थी और फसल हल्की हल्की हिल रही थी। बाबा, जब मैं इस खेत को देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ फसल नहीं है, ये हमारी कहानी है, हमारी मेहनत, हमारे संघर्ष और हमारी उम्मीदों की कहानी। अब तू बहुत समझदार हो गया है मोहन बेटा। तेरी बातें अब दिल को छू जाती हैं। मुझे बता कि तू आगे क्या बनना चाहता है? बाबा, मैं पढ़ लिख कर ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो किसानों की मदद कर सके, ताकि किसी को भी हमारी तरह इतनी मुश्किलों से ना गुजरना पड़े। रघुवीर की आंखों में गर्व और भावुकता दोनों झलकने लगती है। मोहन बेटा, अगर तू अपने इस इरादे पर कायम रहा तो एक दिन जरूर बड़ा काम करेगा और उस दिन मुझे सबसे ज्यादा गर्व होगा। मेरी चाहे जैसे भी हालात हों, तेरी पढ़ाई कभी नहीं रुकने दूंगा। कुछ दिन बाद जब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा था, तभी गांव में एक नई खबर फैलती है। अरे रघुवीर, सुना तुमने? इस बार बाजार में फसल के दाम बहुत गिर गए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मेहनत का पूरा पैसा भी नहीं मिल पाएगा। ये सुनकर रघुवीर और सीता एक दूसरे को देखने लगते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी अगर सही दाम नहीं मिला तो फिर हम क्या करेंगे? हमने जो उम्मीद लगाई है वो फिर से टूट जाएगी। ये भी एक नई परीक्षा है, लेकिन इस बार हमें डरना नहीं है। हमें समझदारी से काम लेना होगा। सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही फैसला भी बहुत जरूरी है। रात को पूरा परिवार एक साथ बैठकर इस बारे में बात करता है। माहौल गंभीर है, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है। बाबा, अगर हम अपनी फसल को सीधे बाजार में बेचने की बजाय गांव के लोगों के साथ मिलकर कुछ नया करें, जैसे सब मिलकर एक साथ बेचें या कहीं और अच्छा दाम ढूंढें, तो शायद हमें फायदा हो सकता है। हाँ मोहन, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। अगर सब किसान मिलकर फैसला लें तो शायद कोई हमारा फायदा नहीं उठा पाएगा। लेकिन क्या गांव वाले हमारी बात को मानेंगे? कहीं उन्होंने मना कर दिया तो? लेकिन वो मना क्यों करेंगे? हम तो उनके फायदे के बारे में ही सोच रहे हैं। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर उन्हें ऐसा ना लगे कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए ये बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। गांव वाले जरूर हमारी बात को समझेंगे। वैसे भी एक बार कोशिश करके देख ही लेते हैं। चलो फिर ठीक है। अब वक्त आ गया है कि हम अकेले नहीं बल्कि सबके साथ मिलकर आगे बढ़ें, क्योंकि असली ताकत एकता में होती है। अगले दिन शाम को गांव के बड़े बरगद के पेड़ के नीचे सभी किसान इकट्ठा होते हैं। गांव का माहौल गंभीर होता है। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ साफ दिखाई दे रही है। भाइयों, इस बार फसल तो ठीक हुई है,
लेकिन अगर हमें उसका सही दाम नहीं मिला तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। हमें मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे हम सबका भला हो। भीड़ में से रघुवीर थोड़ा आगे बढ़ता है और सबकी तरफ देखता है। मैं आप सबकी चिंता समझता हूँ। हम सब ने इस बार बहुत मुश्किलों का सामना करके ये फसल तैयार की है। अगर हम इसे सस्ते में बेच देंगे तो हम खुद अपनी मेहनत की कीमत कम कर देंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम सब मिलकर अपनी फसल को एक साथ बेचें ताकि हमें अच्छा दाम मिल सके। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम सबने एक साथ बेचने का फैसला लिया और फिर भी सही दाम नहीं मिला तब तो हमारा नुकसान और बढ़ जाएगा। इसीलिए हमें थोड़ा डर भी लग रहा है। और हमें यह भी तो नहीं पता कि बाहर के बाजार में हमें सही कीमत मिलेगी या नहीं। हम में से कई लोग पहले कभी गांव से बाहर बेचने नहीं गए हैं। आप सब लोगों की बात भी सही है, लेकिन हमारे पास इसके सिवाय कोई और रास्ता भी तो नहीं है। अगर हमने ये जोखिम नहीं उठाया तो फसल तो वैसे भी बर्बाद ही होना है। क्यों ना एक कोशिश करके देख ही लेते हैं। तभी मोहन धीरे से आगे आता है। सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। अरे चाचा, डरना तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम हमेशा डरते रहेंगे तो हम ऐसे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम सब मिलकर एकजुट रहेंगे तो कोई भी हमें धोखा नहीं दे पाएगा। और अगर हम कोशिश भी नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रास्ता सही है। मोहन की बात सुनकर कई किसान सिर हिलाने लगते हैं। इस छोटे से बच्चे ने बहुत बड़ी बात कह दी। अगर हम सब एक साथ खड़े रहेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे लगता है हमें इस बार मिलकर नया कदम उठाना ही चाहिए। धीरे धीरे सभी किसान मिलकर एक राय पर पहुंचते हैं। चलो तो फिर ठीक है, इस बार हम सब अपनी फसल को एक साथ बेचेंगे। अब चाहे जो भी हो, हम अब पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, अब हम अकेले नहीं हैं। हम सब एक साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। रघुवीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। आज मुझे सच में लग रहा है कि हमारा गांव बदल रहा है। अब हम सिर्फ मेहनत से ही नहीं, अब समझदारी से भी काम ले रहे हैं। यही असली तरक्की है। उधर लालचंद को जैसे ही ये खबर मिलती है कि सारे किसान एकजुट हो गए हैं, उसका गुस्सा फिर से बढ़ जाता है। अरे मालिक, आपने सुना क्या? गांव के सारे लोग ने एक बैठक बुलाई और उन सभी ने रघुवीर का समर्थन किया। उन सभी लोगों ने अपनी फसल को एक साथ बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। अरे ये तो बड़ी चिंता वाली बात है। अगर ये सब एक हो गए तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। अब मुझे इन्हें आपस में ही तोड़ना होगा, तभी मैं इन्हें कमजोर कर पाऊंगा। लेकिन अब गांव वाले पहले जैसे नहीं रहे। वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। उन्हें तोड़ना आसान नहीं होगा। शायद अब वो आपकी बातों में ना आए। उसकी चिंता तुम मत करो। मुझे पता है कि हर किसी की एकता में एक कमजोरी जरूर होती है, बस उसे पता करना आना चाहिए। और अब मैं वही करने वाला हूँ। अगले दिन सभी किसान अपनी अपनी फसल तैयार करके एक जगह इकट्ठा करते हैं। सबके चेहरे पर उम्मीद भी है और थोड़ा डर भी। इतनी मेहनत के बाद आज वो दिन आखिर आ ही गया जब हमारी किस्मत का फैसला होगा। बस भगवान से यही दुआ है कि हमें हमारी मेहनत का सही फल मिले। बाबा, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि हमने जो किया है वो सही है और सही रास्ते पर चलने वाले लोग कभी हारते नहीं हैं। अब जो भी होगा हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। अब हम अकेले नहीं हैं। अब तो पूरा गांव हमारे साथ है और यही बात हमें और मजबूत बनाती है। अगले दिन सुबह का समय होता है और गांव के सभी किसान अपनी अपनी फसल लादकर बाजार की ओर निकलते हैं। रघुवीर, मोहन और सीता भी उनके साथ हैं। रास्ता लंबा है, लेकिन इस बार उनके साथ पूरा गांव है। आज दिल थोड़ा घबरा भी रहा है और खुश भी है। घबराहट इस बात की है कि कहीं फिर से कोई परेशानी ना आ जाए, और खुशी इस बात की है कि हम सब एक साथ हैं और शायद इस बार हमारी किस्मत सच में बदल जाए। ये घबराहट तो स्वाभाविक है, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं है। हमने सिर्फ मेहनत ही नहीं की, बल्कि समझदारी और एकता भी दिखाई है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार हमें उसका फल जरूर मिलेगा। उधर बाजार पहुंचने से पहले रास्ते में लालचंद अपने आदमियों के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर आखिरी कोशिश की झलक थी। अरे रघुवीर और गांव वालों, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी सारी फसल यहीं खरीद लेता हूँ, और वो भी अच्छे दाम पर। तुम्हें ना तो मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही कोई जोखिम उठाना पड़ेगा। कुछ किसान एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके मन में थोड़ा संदेह आता है। अरे भाई, अगर हमें यहीं अच्छा दाम मिल रहा है तो फिर बाजार जाने की क्या जरूरत है? कम से कम हमें पक्का पैसा तो मिल जाएगा। माहौल थोड़ा डगमगाने लगता है। तभी मोहन आगे बढ़ता है। हमें ये समझना होगा कि अगर आज हम आसानी के चक्कर में अपना फैसला बदल देंगे तो हम फिर से किसी और के भरोसे हो जाएंगे। हमने मिलकर जो रास्ता चुना है वो थोड़ा मुश्किल जरूर है,
लेकिन वो हमें सही जगह तक ले जाएगा। तभी रघुवीर भी आगे आता है और कहता है, लालचंद जी, आपने पहले भी हमें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार आपकी बातों के पीछे आपका ही फायदा छिपा था। लेकिन इस बार हम अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। गांव वाले एक दूसरे को देखते हैं और फिर धीरे धीरे सिर हिलाने लगते हैं। हम सब ने मिलकर जो फैसला लिया है वो सही सोच कर लिया है और अब हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हम बाजार जाएंगे और अपनी मेहनत की सही कीमत लेकर ही लौटेंगे। लालचंद का चेहरा गुस्से से भर जाता है। उसकी आखिरी चाल भी नाकाम हो जाती है। सारे किसान बाजार पहुंचते हैं। वहाँ कई व्यापारी खड़े हैं। हर कोई अपनी अपनी कीमत बता रहा है। हम तुम्हारी फसल खरीद सकते हैं, लेकिन इस बार दाम थोड़े कम चल रहे हैं। अगर तुम चाहो तो अभी बेच सकते हो, क्या पता बाद में दाम और भी कम हो जाए। कुछ किसान फिर से असमंजस में पड़ जाते हैं। अगर यहाँ भी हमारे फसल का दाम कम मिला तो फिर हमारा क्या होगा, और इतनी दूर आने का क्या फायदा। रघुवीर गहरी सांस लेता है। हमें जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। हम सब मिलकर बात करेंगे और फिर तय करेंगे कि हमें क्या करना है। अगर हम टूट गए तो हमें वही मिलेगा जो हमेशा मिलता आया है, लेकिन अगर हम साथ रहे तो हमें हमारा हक जरूर मिलेगा। सभी किसान एक जगह इकट्ठा होकर आपस में बात करते हैं और फिर एक साथ फैसला लेते हैं कि वो कम दाम पर अपनी फसल नहीं बेचेंगे। हमने बहुत मेहनत की है और हम अपनी मेहनत की कीमत खुद तय करेंगे। अगर आज हमने हिम्मत दिखाई तो कल हमारे बच्चे गर्व करेंगे। ये देखकर एक बड़ा व्यापारी उनके पास आता है। मैंने तुम सबकी एकता और धैर्य को देखा है और मुझे लगता है कि तुम लोग अपनी मेहनत की सही कीमत के हकदार हो। मैं तुम्हारी पूरी फसल अच्छे दाम पर खरीदने के लिए तैयार हूँ। सभी किसानों के चेहरे पर खुशी छा जाती है। आज मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि हमारी सारी मेहनत सफल हो गई है। हमने जो सहा और जो किया उसका फल आखिर में हमें मिल ही गया। बाबा, आपने कहा था ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज वो बात पूरी तरह सच हो गई है। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है बेटा, ये जीत पूरे गांव की है। हमारी एकता और हमारी मेहनत और हमारे विश्वास की जीत।